आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों द्वारा किया गया ये विजय रथ का आयोजन और इसमें आप सबने प्रयागराज के आसपास से आके चार चांद लगा दिए, इस आयोजन को सफल बनाया। मैं प्रयागराज की पूरी लीडरशिप और पूरे फाइटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज का विजय रथ करने के लिए। और आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रयागराज अपने आप में एक बहुत पवित्र भूमि है और अब तो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो चुकी है जब से इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है। अब तो मुझे लगता है जो प्रयागराज में आके जो मांग लेगा वो काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, 20 सितंबर से हम लोगों ने विजय रथ की ये श्रृंखला शुरू की थी। 6 महीने 3 दिन हो गए, लगातार देश के हर कोने में विजय रथ गया। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल, कुल्लू मनाली हो, मदुरई हो, बेंगलोर हो, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये विजय रथ आज 34वें पड़ाव पे है, 34वां विजय रथ है और आउट स्टेशन का ये आखिरी पड़ाव है। और मैं बताते हुए अत्यंत हर्ष महसूस कर रहा हूं, शायद इस सदी में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इतनी मोहब्बत नहीं मिली, इतना प्यार नहीं मिला जो लोगों ने एसलीपीएस वेलनेस को दिया है। आज बहुत से लोगों को तो सांस आएगा, हे राम हो गए इनके विजय रथ। क्योंकि लोग कहते हैं सर ये कहां से लाते हैं भीड़, एसलीपीएस वालों के पास इतने लोग कहां से हैं। बाजार में सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, ये दौलत की भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत की भीड़ है। लोग प्यार करते हैं, इस संस्था को मंदिर मानते हैं, कंपनी नहीं मानते। परिवार की तरह हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को फैमिली मानते हैं। और एक काम की बात बताता हूं, मतलब काम की कह रहा हूं। एक मेरे साथ एक बड़ी प्यारी घटना हुई। महाकुंभ था, मैंने कहा चलो भाई आज महाकुंभ में नहाने चलते हैं। मैंने फ्लाइट कराई, स्पाइस जेट, सुबह 5:30 की फ्लाइट। मैं प्रॉपर एयरपोर्ट पे पहुंचा और स्पाइस जेट वालों ने बोला कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, आप महाकुंभ नहीं जा सकते। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि तू दोबारा फ्लाइट करा ले भाई, दूसरी करा ले, तीसरी करा ले, कल चला जाना। मैंने कहा ना, ऊपर वाले का कुछ और ही इशारा है। वो कहता है प्रयागराज जाना है, विजय रथ लेके जाना है और जब गंगा जी में नहाना है। वैसे उस टाइम पे ना पापी भी बहुत आए थे यहाँ, अब ज्यादातर तो खराब ही कर दिया था। अब पता नहीं उनकी वहां डुबकी लगाते तो पाप ना चढ़ जाते। सही है, अब शुद्धता में जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। पता नहीं इतने अच्छे लोग हिंदुस्तान में हैं। और दुनिया को मैं ये बताता हूं, दुनिया कहती है दुनिया में लोग खराब हैं, मैं कहता हूं इंसान खुद खराब होता है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। इस दुनिया में 99% लोग अच्छे हैं, मात्र 1% बुरे हैं। और मुझे लगता है उन अच्छे लोगों में भी जो सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। जानना चाहते हो कुछ? पहली बार कितने लोग आए हैं? फर्स्ट टाइम? बहुत से लोग हैं, ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सब लोग दूर दूर से चल के आए। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिकली यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं, बड़े बड़े यहाँ पर लीडर्स आए, बड़े अचीवर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई, अपने अपने
अचीवमेंट को आपके साथ शेयर किया। मैं ये कमा रहा हूं, मैंने ये कर लिया, मैं गरीब था, मैं सब्जी बेचता था, मैं नौकरी करता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड था, मैं पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता था, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मैंने यहाँ ये प्राप्त कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, इतनी गाड़ी कमा ली, आज मेरे पास ये है, दौलत है, शोहरत है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब कोई ऐसे बताता है तो कुछ लोगों को मोटिवेशन आता है, कुछ लोगों को इंस्पिरेशन आता है और कुछ को नहीं आता है। सवाल होते हैं मन में, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा नहीं होगा, क्या ये बिजनेस मेरे लिए भी है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए भी है, क्या ये संस्था मेरे लिए भी है, क्या मेरा भी यहाँ कैरियर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या छोड़ो मैं तो प्रोग्राम देख के चला जाऊंगा, मेरी नौकरी ठीक है, मेरी खेती ठीक है, मेरा बिजनेस ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ सिर्फ चंद घंटे बैठे हो, 5 या 6 घंटे। सर 5-6 घंटे में क्या जिंदगी समझ आ सकती है? क्या 5-6 घंटे में आप इसकी गहराई तक जा सकते हो? क्या 5-6 घंटे में आप सही फैसला ले सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आपको यहां किसी से मोटिवेट होके नहीं जाना है, आपको यहां किसी से इंस्पायर होके भी नहीं जाना है, आपको एक समझ लेके जानी है, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है 0.001% कि यहां कुछ भी गलत है, तो आपको बिल्कुल यहां काम नहीं करना है, बिल्कुल यहां के बारे में नहीं सोचना है। अपने अपने जो काम कर रहे हो वो करो। और आपको लगता है कि यहां पर 0.001% कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर जो आपको लेके आया है उसके साथ बैठना है और पूरी रात बैठ के समझना है, बता भाई क्या चीज है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे आता है तो उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यस और नो? कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, हर आदमी को अपने अपनी काबिलियत के अनुसार जीवन जीने का, जीवन यापन करने का, रोजगार करने का, कमाने का मौका मिलता है। यस और नो? और हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता। यस और नो? हर आदमी क्रिकेट, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कब करता है? जब उसको काम करने में मजा आता है और उसका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लगता किसी काम में, कोई आपको करोड़ों का काम बताए चाहे अरबों का काम बताए, आपसे नहीं होगा। आप 2-4 दिन कर पाओगे, 5वें दिन छोड़ दोगे, बोला यार मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरे से नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से काम करवा नहीं सकता जब तक उसकी अंतर आत्मा आवाज ना दे, तब तक उसकी आत्मा गवाही ना दे कि ये काम मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है। और उसको काम करने में आनंद आना चाहिए। हमें पढ़ने में आनंद नहीं आता था, पर क्रिकेट में आनंद आता था। क्यों? वहां हमारा मन लगता था। पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता था। अब काम में मन कब लगता है? जब हमें ये पता हो ये काम सही है या गलत है, एक बात। दूसरी, क्या इस काम के करने से सिर्फ मेरा ही भला हो रहा है, सिर्फ मैं ही पैसे कमाऊंगा, सिर्फ मैं ही बड़ा आदमी बनूंगा, या मेरे काम से समाज का सोशल भी मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरा काम समाज के उत्थान के लिए है? क्या मेरे काम करने से समाज की समृद्धि आएगी? क्या मेरे काम करने से समाज में भी कुछ अपग्रेडेशन आएगा? और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, एक व्यक्ति कितनी ही दौलत कमा ले, उसे उतनी खुशी नहीं मिलती जब उसकी वजह से अगर कुछ लोग दौलत कमा लेते जितनी खुशी उसे जब मिलती। हाँ या ना? तो पहले हम काम समझते हैं। दोस्तों, 2014 में मेरे मन में एक विचार आया कि यार कुछ करना है, पैसे कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए कोई काम करना है। प्रैक्टिकल मैंने काम ये इसलिए चुना कि मुझे भी पैसा कमाना है, तरक्की करनी है। लेकिन मेरे मन में एक साथ में एक विचार और था कि यार संजीव, पैसे तो कमाने हैं पर किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। पैसे कम आए या ज्यादा आए, कुछ ऐसा काम परमात्मा मुझे दे कि मैं पैसे भी कमा लूं और लोगों का प्यार भी पालूं, लोग मुझे दुआएं दें,
क्योंकि मैं देखता हूं लोग पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे करते कर रहे हैं, कैसे कैसे 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें बेच रहे हैं, कैसे लोगों को ठग रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे को पैसे कमा के कोई मुझे गाली दे। जैसे आज आप लोग सुनार के यहाँ अपनी बेटी की शादी में सोना लेके आओगे, जरूरत आपकी है, सोना लेके आओगे और बाहर आते क्या बोलोगे, ये सुनार तो हरामजादा अपनी माँ का भी नहीं होता। बोलते हो नहीं बोलते? जरूरत की चीज भी लेके आते हो और गाली भी देते हो। तो मैं नहीं चाहता था यार जिंदगी में हमें भगवान दौलत कम दे ज्यादा दे पर गालियां कोई ना दे। तो फिर मैंने विचार, ऊपर वाले ने मेरे के अंदर तो क्या औकात है विचार की, परमात्मा ने कोई समझ दी कि यार अगर तूने किसी प्रॉब्लम पे काम कर लिया, सोशल समाज की किसी तकलीफ में काम कर लिया, तो शायद ऐसा हो कि लोग दौलत भी देंगे और दुआएं भी देंगे। वो काम क्या था? वो काम मुझे लगा आज हमारा देश, आप इस बात के गवाह हो और आप डिनाई नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा हमारे देश में अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो वो है घर घर बीमारी। हां या ना? घर घर बीमारी, हर घर में बीमारी। और दूसरी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। पढ़े लिखे बच्चे बीटेक, बीबीए, एमटेक, एमबीए, 25-25 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, 30 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कहां कहां कितनी फैक्ट्री खुलेंगी, सरकार भी बेचारी कितनी नौकरी दे सकती है, सरकार का भी एक सीमित साधन है। और दूसरा बीमारी। आज आप लोग मानते हो कि एक घर में जो भी पैसा एक व्यक्ति कमा के ला रहा है, उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं मेडिकल में उसका जा रहा है। हाँ या ना? यस और नो? और पता नहीं इतनी सारी बीमारी ये रातों रात आ कैसे रही है। दूसरी बात, मुद्दे की बात, ये वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, फिर ये बीमारी कौन सी है? ये सारी हैं लाइफस्टाइल डिजीज। जो खाना हम जीने के लिए खाते हैं वही खाना आज लोगों की मौत का कारण बना। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, सिस्टम को भी समझ नहीं है, सिस्टम भी इतना कड़क नहीं है कि इन चीजों पे कंट्रोल करे और लोगों को गलत चीजें खाने से रोके, गलत खाना ना खाने दे। आज घर घर डायबिटीज, घर घर लीवर की प्रॉब्लम, घर घर घुटने की प्रॉब्लम। हाँ या ना? और एक गांव में जाओ, हर गांव में 10-15 लोग कैंसर के मिलेंगे। हर गांव में 10-15 लोग कैंसर से ग्रसित मिलेंगे, जाके आप सर्वे कर लो। ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये 3 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब अंग्रेज तुम्हारे भारत में आए थे तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि भारत में राज नहीं किया जा सकता जब तक भारत के लोगों को कमजोर ना करो। और भारत के लोग कमजोर इसलिए नहीं थे क्योंकि भारत के लोगों को सनातन संस्कृति ने, या जो भी संस्कृति को आप मानते हो, उसने इतना मजबूत बनाया था। शारीरिक रूप से भारत इतना मजबूत था कि लीवर लोहे के जैसे थे, लोगों के लोहे के जैसे। याद करो, आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले हमारे गांव का बूढ़ा 2 किलो देसी घी पी जाता था और डकार भी नहीं लेता था। आज 2 चम्मच में 10 लग जाते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, आप मुझे बताना। मेरी एक भी बात गलत लगे ना भाई साहब, एक भी, जिंदगी में मेरी कंपनी की तरफ मत देखना, एक भी। 6.5 फुट और 7 फुट के लोग हिंदुस्तान में होते थे, 7.5 फुट के लोग। आज बच्चे 5 फुट से ऊपर नहीं जा रहे। क्यों किया ये? क्योंकि कमजोर करना था। 2 किलो रसगुल्ले, आज 1 चीनी का चम्मच के लिए डॉक्टर मना कर रहा है, डायबिटीज हो जाएगी। ये हमारे बुढ़े 3-3 किलो रसगुल्ले खा के डकार नहीं लेते थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ या ना? तो जब अंग्रेज आए तो उनको मालूम चला कि ये देश बहुत शक्तिशाली लोगों का है। इनका लीवर नहीं है, लोहा है, लोहे की मशीन है, जो डाल दो वही पीस देते हैं। अब इनका सिस्टम खराब करो, इनको ऐसे सोच दो, ऐसी चीजें बना के दो जिनको इनकी जबान पे लत लग जाए और ये उसके एडिक्टिव हो जाए। भाई साहब, क्या जानते हो आप इस धरती पे क्या क्या खेल हो रहे हैं और कौन कौन क्या क्या खेल कर रहा है? ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर बता सकता हूं। यहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहां मार के पैसे कमाओ, काट के पैसे कमाओ,
कैसे कमाओ, बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। बावले हो गए हैं लोग पैसे कमाने के लिए। लोग मरे तो मरे, कटे तो करे, किसी का बाप मरे, किसी की माँ मरे, किसी की बहन मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे बनने चाहिए। अंग्रेजों ने वही खेल किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले तुम्हें पिलाई चाय। चाय हिंदुस्तान में पी जाती थी क्या पहले? अब चाय पीने से क्या होता है मालूम? भूख मर जाती है। और जब आदमी की भूख मर जाएगी, खाएगा नहीं तो ताकतवर कैसे बनेगा? अंग्रेजों ने चाय लेके आए, अंग्रेज बिस्किट लेके आए, अंग्रेज बर्गर लेके आए, अंग्रेज नूडल लेके आए। ये सब अंग्रेजी खाना हिंदुस्तान में तो किसी को पता भी नहीं था ये होता क्या है। और क्या किया? पहले हिंदुस्तान के लोगों को कमजोर किया, बीमार किया, और फिर अंग्रेजी दवाइयों से इलाज किया। समझ रहे हो? ये एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीका था, सिस्टम था इन लोगों का। आज हमारे यहां नॉर्मल डिलीवरी होनी बंद हो गई। अगर हमारी कोई मां बहन प्रेग्नेंट है और वो चली जाए अस्पताल में तो कट के ही आएगी। क्यों? कहां चलेगी नॉर्मल डिलीवरी? पहले तो होती थी नॉर्मल डिलीवरी, आज क्यों नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी? क्योंकि हर आदमी को, ये मनुष्य का जो जन्म है अरबों खरबों का, ये जो हमारा शरीर है, लोगों ने इसको दुकान समझ लिया, लोगों ने इसको अपनी कमाई समझ लिया, लोगों ने सिर्फ इसका इस्तेमाल करके पैसा कमाने का एक सोर्स समझ लिया। दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। आप अभी से समझ जाओ, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा कल सुबह यहां से। जीवन भर मेरी बात याद रखना, लोगों ने किसी को फर्क नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन गरीब है, किसका हॉस्पिटल में कितना पैसा लग रहा है, किसके बेचारे के पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं, कौन इलाज करा पाएगा, कौन नहीं। आपका एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं लेगा जब तक आप फीस जमा ना कर दो। आपकी मां तड़प रही हो, बाप तड़प रहा हो, जब तक फीस जमा ना करो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ या ना? अरे यस और नो? और आने वाला समय इससे भी खतरनाक है। अभी कोविड के बारे में पता चला था ना कि ये भी किसी ने फैलाया था। दुनिया मरी, किसी का कोई गया, किसी का कोई गया, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? जाए तो किसी का जाए, किसी के नोट बन गए, किसी ने दौलत बना ली। तो भाइयों, एक बात समझ लो, हमारे साथ काम करना मत करना हो जाए बाद में देखेंगे। पहले अपना सेहत का ध्यान रखो, अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो और देसी खाना खाओ। अपने परिवार को स्वस्थ रखो, क्योंकि इलाज आज इलाज नहीं, एक तरह की वो दुकानें बन चुकी हैं। एक तरह से आज इंसान मौत बेच रहा है, लोगों को मार रहा है, इधर से ठीक कर रहा है। आप बताओ, नकली दवाइयां बन रही है नहीं बन रही? अरे हाँ ना, मैं जवाब दो। नकली दूध बन रहा है नहीं बन रहा? नकली घी बन रहा है नहीं बन रहा? नकली मावा बन रहा है नहीं बन रहा? बताओ, ड्रग्स बिक रही है नहीं बिक रही? ये क्या है? ये सब क्या है? ये इंसान को जीवन देता है, मौत देता है? बोलो, जोर से बोलो। मौत देता है ना। ये अंग्रेजी खाना, ये मिलावटी मसाला, ये कोल्ड ड्रिंक, सोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्या ये खाना है? और भगवान ने क्या कहा? मैंने बच्चा तुझे जीवन दिया। ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता, उसने हमें जीवन भी दिया था, साथ में वनस्पति दी थी। बोला सब्जी खाओ, फल खाओ, मोटा अनाज खाओ। इवन ये तुम्हारा गेहूं भी है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। क्या जानते हो तुम? सीधे साधे लोग हो, शरीफ लोग हो, ना मास्टर ने पढ़ाया, ना किसी ने पढ़ाया, और ना कोई पढ़ाना चाहता हेल्थ के बारे में। अरे गेहूं तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं है। गेहूं तो अमेरिकन लैब का प्रोडक्ट है। अमेरिका से आती है गेहूं की जितनी भी नस्लें आज तक आई हैं, और दुनिया का सबसे ज्यादा मार्केटिंग करके कुछ भी कचरा बेचने वाला देश है वो। कुछ भी, लोगों को बेवकूफ बना के कुछ भी बेच देता है वो। ये तुम्हारी जो गाय है, कौन सी, वो अमेरिकन गाय, मालूम है? ये गधी की है और सुअर की ब्रीड है। ये अमेरिकन लैब में बनी हुई गाय है। हमारे यहां देसी गाय होती थी। चावल तुम्हारा प्योर नहीं है, जो चावल भी तुम खाते हो ये भी लैब में बना हुआ चावल है। आज के गन्ने भी तुम्हारे नहीं है, ये भी वहां से आते हैं। क्या जानते हो तुम? सब खेल है कि बस कमजोर हो जाए लोग, बीमार हो, और जो लोग बीमारी पे काम कर रहे हैं उनको फायदा हो, और उनसे अमीर आज धरती पे कोई नहीं है। पूरी धरती के सबसे अमीर लोग वो हैं जो हेल्थ बेच रहे हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो, देसी खाने से जुड़ो, अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। जो वो था वो सही था, जो उन्होंने बनाया था वो बिल्कुल सही बनाया था। पैसे कमा लेंगे, काम कर लेंगे, छोड़ दो, शरीर रहेगा तभी तो, हाँ है ना? यस और नो? तो ये काम हमारे लोग कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं वो जानो। हम क्या कर रहे हैं? हम गांव गांव जाके, घर घर जाके, सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या खाना आपके लिए सही है, क्या खाना आपके लिए गलत है। अगर आप ये चीज छोड़ोगे तो फायदा होगा। आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, नूडल मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। लोगों को बता रहे हैं। हमारी बात कोई माने ना माने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बता रहे हैं, सुबह उठो, गर्म पानी पियो, 1-2 गिलास, शाम को खाना कम खाओ, थोड़ा टहल टूल लो। ये हम लोगों को जा जाके गाइड कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, भाइयों तुम्हारा जो ये गट बना है, जो लीवर बना है, इसको कमांड ही नहीं है अंग्रेजी खाना पचाने की। क्योंकि जब मनुष्य पैदा हुआ था ना पृथ्वी पर, तो ना पिज्जा था ना जीजा था। समझे? जब ये भगवान ने पैदा किया था ना इंसान, तो पिज्जा बनता था क्या उस टाइम? बिस्कुट बनते थे। तो जब भगवान ने लीवर बनाया तो लीवर को सब सिखाया है भगवान ने। आम को कैसे पचाना है, गोभी को कैसे पचाना है, आलू को कैसे पचाना है, मटर को कैसे पचाना है, पिज्जा कैसे पचाना है ये नहीं बताया। अब जब पिज्जा अंदर जाता है तो लीवर बोलता है ये पिज्जा कहां से आ गया जीजा, इसका क्या करूं, और उसको इधर उधर फेंक देता है। इसलिए हम लोग बीमार होते हैं। राइट? आज हमारी संस्था क्या कर रही है? पिछले 11 साल से हमने करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया, क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों को कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ी औषधि तुम्हारे घर का मसाला है। अगर तुम साबुत मसाला लाके कूट के खाओगे तो उसी में ही तुम्हारे को बहुत औषधियों की ताकत मिलेगी। ये हम बता रहे हैं, अभी तो हम बेच भी नहीं रहे, आएंगे, लाने वाले समय में लाएंगे। हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके समझा रहे हैं। इससे कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं, कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमें मतलब नहीं। किसी को हमारा प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं। पर जब हम ये प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो कोई हमें मिल जाता है कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो हम कहते हैं हम आयुर्वेदिक, अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति, अपनी 5000 साल पुरानी ताकत, जब ये दुनिया में अंग्रेजी कुछ नहीं था, उस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम बेचते नहीं है सर, लोग खुद खरीद लेते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बेटा क्या आपके पास घुटने का कोई प्रोडक्ट है, लीवर का कोई प्रोडक्ट है, किडनी स्टोन का कोई प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए कुछ है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए कुछ है? तो फिर ये जो लोग यहां पर आके बोल रहे थे मैंने इतने करोड़ कमाए, ये बोलते हैं हाँ सर है, आप एक बार यूज कर लो। वो कहता है लेकिन बेटा एक बात बता, मेरा तो ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए का, करवाऊं या ना करवाऊं? तो हमारा लीडर कहता है भाई साहब 3 साल से परेशान हो, 3 महीना हमें भी इस्तेमाल करके देख लो। लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, कुछ छोटे से पैसों में हम आपको प्रोडक्ट देंगे, यूज कर लो। ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और नहीं हुए तो सोचना 2.5 लाख की जगह 2,60,000 का ऑपरेशन हो गया। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। और ये कर करके लोगों को समझा के, बता के, अपने प्रोडक्ट यूज करा के आज 11वां साल चल रहा है। भाई साहब दौलत कितनी कमाई है हटाओ साइड में, लाखों लोगों के घुटने बचा दिए, लाखों लोगों का लीवर ट्रांसपेरेंट होने से बचा दिया, लाखों लोगों की किडनी बचा दी, लाखों लोगों को आज जो बेऔलाद थे उन्हें मां बाप का सुख दे दिया। और ये सबूत के साथ है। गूगल आपके पास, पढ़े लिखे हो बच्चे नहीं हो, यूट्यूब आपके पास, इंस्टाग्राम आपके पास, जाओ देखो एसलीपीएस वेलनेस ने क्या किया है। एसलीपीएस वेलनेस यहां पर सिर्फ ये दौलत कमाने नहीं आई थी, नोट बनाने नहीं आई थी, पैसे बनाने आई थी, लेकिन एक अच्छे कर्म को करके, एक अच्छे काम को करके कमाने आई थी, किसी का दिल दुखा के कमाने नहीं आई थी। 11वें साल में हैं, 11वें साल में डबल फिगर में आए हैं। आज
मैं कह सकता हूं दीवानगी की हद तक दीवानी है हिंदुस्तान की जनता एसलीबीएस के प्रोडक्ट की। दीवानगी की हद तक दीवानी है जनता एसलीबीएस के प्रोडक्ट की। न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल बनाते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं। जो आपके पूरे बाथरूम में अंग्रेजी कंपनियों के रखे उनको बाहर करवा रहे हैं। आपके बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, खेतों को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी मिट्टी को बचा रहे हैं। यूरिया डाई डाल डाल के जो जहरीली फसल आप खा रहे हो, जहरीली सब्जियां खा रहे हो, उनसे बचा रहे हैं। गांव गांव जाके किसानों को ज्ञान देते हैं कि भाई तेरा डाई यूरिया का जितना खर्चा है ना, उतने ही पैसे में मैं तेरे को प्रोडक्ट देता हूं। गारंटी है तू यूरिया डाल डाल उतने पैसे का और एसलीबीएस का भूविटा डाल उतने पैसे का, डबल फसल ना हुई तो दुगने पैसे वापस। ये काम कर करके ये लोग आज पैसे कमा रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं। भाई पैसे तो 2 नंबर के भी कमा रहे हैं, पैसे तो बुरा करके भी कमा रहे हैं, पैसे तो लोगों को मौत बांट के कमा रहे हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं एसलीपीएस वाले जिंदगी बांट के पैसा कमा रहे हैं। और मालूम है यह आयुर्वेद क्यों छुपाया गया? क्योंकि जो इसको बेचते थे उन्हें पैसा नहीं मिलता था। हमारे देश में एक से एक वैद्य है भाई साहब, एक से एक कलाकार लोग बैठे हैं, लेकिन बेचारे गलियों में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं है, कोई एक्सपोजर ही नहीं है। वो तो ये सरकार आई तो इस सरकार ने आके आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया, हर्बल को बहुत बढ़ावा दिया। इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार को। और मैं गारंटी देता हूं अगर भारत दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो आयुर्वेद बेच के बनेगा, आयुर्वेद बेच के बनेगा, आयुर्वेद बेच के बनेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन हर्ब्स औषधियां वो हमारे पास हैं। और जब दुनिया मरेगी तो भाग के हिंदुस्तान में आएगी और कहेगी कि बस जिंदगी दे दे, अश्वगंधा दे दे, शिलाजीत दे दे, मेरी जिंदगी बचा दे। और ये देश दोबारा देखना। आज मैं आ रहा था बाई रोड और मैं खेतों को देख रहा था और मेरी एक ही नजर गई खेतों पे और मेरे मन में आया कि भगवान एक दिन ऐसा होगा जितनी फसलें आज खराब हो जाती हैं, गेहूं पड़े सड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा हिंदुस्तान में इन्हीं खेतों में जड़ी बूटियां उगा करेंगी और हमारा किसान समर्थ बनेगा और किसान भी हमारा अमीर बनेगा। ये ताकत आपकी परंपरा में है, ये ताकत आपकी संस्कृति में है। अब मुझे बताओ, हमारे ये कहने से कोई आइसक्रीम छोड़ गया, कोई बर्गर छोड़ गया, अच्छा जीवन जीने लगा, अच्छे स्वस्थ रहने लगा, ये काम अच्छा काम है बुरा काम है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? अरे अच्छा काम है बुरा काम है? इस अच्छे काम को करके अगर ऊपर वाला तुम्हें करोड़ों रुपए दे दे तो करोड़ों नहीं, वो अरबों के बराबर हैं, क्योंकि तुमने दिल दुखा के नहीं, दिल जीत के पैसा कमाया है। आर यू रेडी? अब बात करते हैं बेरोजगारी की। आज इसी काम को करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगाना, 5 पैसे नहीं चाहिए भाई हमें आपसे। प्रोडक्ट लो, इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो प्रचार करो, वरना फेंक दो। इतना चैलेंज करने वाला भारत में आज तक कोई माइका लाल मैनेजिंग डायरेक्टर पैदा नहीं हुआ। पहले प्रोडक्ट लो, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे आपसे। पेस्ट ले लो, अरे 65 रुपए की एक साबुन इस्तेमाल कर लो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैं समझाता हूं। तुमने डायरेक्ट सेलिंग देखी होगी, नकली शकली जो होती थी इधर उधर फालतू की डायरेक्ट सेलिंग, जहां सिर्फ सपने बेचे जाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। ये जोड़ ले ये मिलेंगे, ये जोड़ ले ये मिलेंगे, वो सब एक चोरी थी, ठगी थी। असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जानते हो? असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, इतना बेहतर प्रोडक्ट समाज के लिए बनाओ कि वो प्रोडक्ट बाजार में मिले ना, दुकान दुकान घूम लो, पर वो क्वालिटी मिले तो सिर्फ एसलीपीएस में मिले। उसको कहते हैं असली धंधा। और धंधा प्रोडक्ट पे चलता है, लालच पे नहीं चलता। इतने अरब मिलेंगे, इतने खरब मिलेंगे, अरे बाद की बात है, काम क्या करना है, प्रोडक्ट क्या बेचना है। कंज्यूमर खुश है या नहीं, जिसने खरीदा है वो दुआएं दे रहा है नहीं, वो गाली तो नहीं दे रहा कि कंपनी वाले आए चिपका के चले गए, बेवकूफ बना के चले गए। अगर मैंने ये काम किया तो ऐसा पैसा क्या फायदा, ये पैसा किस लिए कमाना, फिर इतना बड़ा काम क्यों करना था? फिर तो ड्रग्स ही बेच लेते, उल्टे सीधे काम ही कर लेते, सही काम क्यों करना था?
तो सही डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, अगर आप एक लाइन में डायरेक्ट सेलिंग जानना चाहते हो तो इसका मतलब है दुनिया के सबसे बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से बिकवाओ। उसको असली डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि भाई जब तुम असली प्रोडक्ट बनाओगे ना, असली घी बनाओगे तो महंगा बनेगा, असली प्रोडक्ट बनाओगे तो महंगा बनेगा। और बाजार में महंगे प्रोडक्ट बेचने का चलन नहीं है। बाजार के लोग कहते हैं प्रोडक्ट कितना ही बेकार हो लेकिन प्राइस बराबर होना चाहिए। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी जितने में बेच रही है इतने में आप बेचो, तब हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। इसलिए दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं तो दो ही तरीके से बिकते हैं, या तो खुद का शोरूम खोल के बिकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल अपना के बिकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बनी ही इसलिए थी कि दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बन सके और बिक सके। और हम तो चैलेंज करते हैं भाई, ओपन चैलेंज। हम एक पेस्ट बनाते हैं भाइयों, नए आदमी कितने हैं पहली बार? नहीं भाई, हम बनाते हैं एक पेस्ट, ठीक है, दांतों का। दांत से ऊपर जीवन में कुछ नहीं है। दांत गए तो सब कुछ गया, स्वाद गया। आदमी स्वाद का नहीं तो पैसे का क्या करेगा? कुछ खा नहीं सकता। तो हम बनाते हैं एक पेस्ट, दुनिया का बेहतर पेस्ट, गारंटी 270 रुपए का देते हैं भाई। बाजार में मिलता है 60-70 रुपए के। उनमें क्या डला है मैं बता नहीं सकता, मेरे पीछे पड़ जाएंगे सोच के कि सारी बात खोल रहा है। राइट? पेस्ट क्या होता है और दांतों का पेस्ट क्या होता है? मैं कहता हूं एसलीपीएस में छोड़ो, बाद में आएंगे। एक पेस्ट लेके चले जाओ और गारंटी देता हूं 3 दिन कर लेना, अगले 30 साल तक छोड़ नहीं सकते। साला नशा हो जाएगा कि चाहिए तो डेंटोडो की चाहिए। चैलेंज है मेरा आपसे, उसके बाद काम करेंगे। ये प्रोडक्ट हमने बनाए, ये बनाए, ऐसे काम किया, तभी तो मात्र 10 साल में भारत देश का रिकॉर्ड बना डायरेक्ट सेलिंग में। 1100 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया एक साल में। सबसे ज्यादा करोड़पति बने, सबसे ज्यादा गाड़ियां। क्यों? अच्छा काम करके। क्योंकि भाई जनता जनार्दनी सब कुछ है। जनता एक्सेप्ट करेगी तो बड़े और जनता लात मारेगी तो छोटे। जनता से ताकतवर धरती पे कोई नहीं है। ये घमंड है किसी को, मैं बहुत कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं। मैं क्या हूं? मैं एमडी हूं, मैं कंपनी मालिक हूं। काहे का मालिक हूं? जनता खत्म, मालिक खत्म। काहे का मालिक है? हाल मालिक घूमेगा कटोरा लेके भाई देना। कोई मालिक सालिक नहीं है। अगर रियल मालिक होती है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, वो आम जनता होती है। जनता खुश तो मैं खुश। हाँ है ना? तो जनता कब खुश रहेगी? कब प्यार देगी आपको? आज लोग कहते हैं भीड़ होती है एसलीपीएस में, बैठने की जगह नहीं, देखो घूम के एक कोना खाली नहीं। क्यों? क्या हमने कोई लालच दिया है? और इतना बड़ा अंबानी का बेटा थोड़ी हूं भाई जो इतना लालच दे दूंगा। मैं तो मिडिल क्लास का बच्चा हूं, मेरी क्या औकात है? मैं क्या लालच दूंगा? ये क्या खींच के लाता है इनको? हमारी मोहब्बत, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट। हमने किया होगा कुछ ऐसा जो एक पैर रखने की जगह नहीं है। मैं कोई लॉटरी चला रहा हूं? कोई लॉटरी का टिकट दिया है तुम्हारे को कि पहला नंबर गाड़ी, दूसरा नंबर ट्रक? कुछ नहीं है। बिना पसीने के 5 रुपए नहीं देते हम। 5 रुपए फ्री के नहीं मिलते हमारे यहां, मेहनत करनी पड़ती है। ये काम करके आज ये लोग भारत में तरक्की करते हैं, आर्थिक समर्थ हो रहे हैं, अपने परिवार की दुख तकलीफ दूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस काम में दौलत कितनी है पता नहीं, पर जब कोई ठीक होकर दुआ देता है और कोई बुजुर्ग आके सिर पे हाथ रखता है कि बेटा तेरी वजह से जिंदगी बच गई, भाई साहब ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा यह है कि सर मैं काम करूं या ना करूं, मुझसे होगा या नहीं होगा, या मैं इस काम को कैसे करूं और क्यों करूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बना ही इसलिए था कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं बन पाए, उम्र निकल गई, समय निकल गया, शादी हो गई, अब कुछ करने के लिए है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग, मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल उन लोगों के लिए ही बना है जिनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वही यहां सब कुछ करता है। जिनको पूरे समाज ने दुत्कार दिया, पूरे समाज ने धिक्कार दिया, जिनको माँ बाप ने बोल दिया जा तेरे बस की कुछ नहीं है, जिसकी बीवी ने बोल दिया हस्बैंड को जा तेरे बस की कुछ नहीं है,
जिसके दोस्तों ने बोल दिया चल तू कुछ नहीं कर सकता, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी है जो दुनिया कहती है कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं भाई साहब हमारे साथ आ जाओ, तुम इतना कुछ कर दोगे कि वो भी तुम्हारे साथ लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात का जवाब दे दो, इस दुनिया में जो पृथ्वी पे पैदा हो रहा है वो व्यक्ति अपनी तरक्की चाहता है नहीं चाहता? हर आदमी के दिमाग में है ना, जीवन बेहतर हो, मेरा अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में हम दिखा दे। ये चाहत किसकी नहीं है? रिक्शा वाले की चाहत, ऑटो वाले की चाहत, टैक्सी ड्राइवर की चाहत, मिस्त्री की चाहत, मजदूर की चाहत, किसान की चाहत, टीचर की चाहत, सबकी चाहत है। हाँ या ना? हाँ या ना? कि मेरे जीवन में कुछ बेहतर हो। जो किराए पे रहता है वो सोचता है हे भगवान मेरा खुद का मकान हो। जो बाइक पे चलता है वो सोचता है हे भगवान कोई काम दे दे, मुझे गाड़ी मिल जाए। तरक्की और जीवन में समृद्धि हर व्यक्ति चाहता है नहीं चाहता? अरे हाँ है ना? पर क्या ये सबका ख्वाब पूरा हो जाता है? क्या ये सबकी डिजायर पूरी हो जाती है? और इस पे फिर एक सवाल आता है, नहीं सर जो लोग मेहनत करते हैं ना उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। अच्छा, हमसे कई गुना ज्यादा किसान मेहनत करता है, हमसे कई गुना ज्यादा मजदूर मेहनत करता है, हमसे कई गुना ज्यादा कोयले का खदान का मजदूर मेहनत करता है। मेहनत से आदमी कभी बड़ा नहीं बनता। रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता, ऑटो वाला मेहनत नहीं करता, और पूरी दुनिया में एक वो बना रखा है परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, मेहनत वाले बड़े बनते हैं, मेहनत वाले बड़े बनते हैं। अरे मेहनत वाले कभी बड़े नहीं बनते। मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। मजदूर के 8 घंटे की कीमत 800 रुपए है और उसी डॉक्टर के 8 घंटे की कीमत 8000 रुपए है। मेहनत की वैल्यू नहीं है, वैल्यू प्लेटफॉर्म की है कि किस प्लेटफॉर्म पे वो मेहनत हो रही है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आप लोगों की प्रॉब्लम मालूम है क्या है? जब आप लोगों को कोई व्यक्ति करोड़ों की बात बताएगा, तरक्की की बात बताएगा, आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप अपने आप से सवाल करते हो, यार ये तो मैं नहीं कर सकता, यार ये तो मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने जीवन की सच्चाई नहीं पता। आपको लगता है मुझसे मेहनत नहीं होगी। अरे मेहनत कहां नहीं कर रहे आप? नौकरी में मेहनत नहीं है? 8 से 8 60 साल तक मेहनत नहीं है? 60 साल तक एक ऑफिस में जाना, रोज आना, ये मेहनत नहीं है? रोज 12 घंटे जाना, संडे की सिवा छुट्टी नहीं होती, क्या ये मेहनत नहीं है? कौन कहता आप मेहनती नहीं हो? आप, मैं सही बताऊं, शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हो, बात है मानसिकता की। आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हो। जब भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े फंक्शन होते हैं, बड़ी दुनिया देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं, हमें डर लगता है। आप लोग इतने डरे हुए लोग हो, बुरा मत मानना, आप 5 स्टार होटल में घुस नहीं सकते। आपको डर लगता है ये तो बड़े लोगों के लिए बने हैं। वो पैदा बड़े नहीं हुए थे, धरती पे आके संघर्ष करके बड़े हुए हैं। आप मानसिक रूप से इतने कमजोर हो, बड़े शोरूम में जाने से डरते हो, मर्सिडीज के शोरूम में जाने से डरते हो। क्यों? आप डर चुके हो, घबरा चुके हो। आपको मालूम नहीं है कि आपके अंदर ताकत क्या है, आपकी पावर क्या है। वो एहसास शायद आज आपको हो जाए। अब सुनो मेरी बात, इंसान कमजोर नहीं होता, वो मानसिक रूप से कमजोर है। हम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है। हम किससे कमजोर है? मानसिक रूप से। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहते हो आपकी मेहनत नहीं बिक सकती करोड़ों में, अरबों में, आपको लगता है मैं नहीं कमा सकता। भाई साहब, प्लेटफॉर्म की वैल्यू है, आपकी मेहनत की नहीं। ये महेंद्र सिंह धोनी एक दिन गलियों में क्रिकेट खेलता था, 100 रुपए का मैच लगाता था। जब तक उसको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, वही धोनी, वही छक्का मारने का स्टाइल, वही क्रिकेट के टैलेंट, और उसी धोनी को एक दिन मैच खेलने के 100 रुपए मिलते थे। वो धोनी ने प्लेटफॉर्म बदला, भारत टीम में गया, वही धोनी, वही शकल, वही छक्का, 100 करोड़ का आदमी बन गया। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेहनत नहीं बदलनी। धोनी ने मेहनत नहीं बदली, शकल सूरत नहीं बदली, टैलेंट नहीं बदला। क्या बदला? जोर से बोलो, क्या बदला? क्या बदला? प्लेटफॉर्म की वैल्यू है। नेहा कक्कड़ भजन गाती थी जागरण में, एक भजन के 1100 रुपए मिलते थे। बॉलीवुड सिंगर बनी, उसी भजन के 11 लाख और 11 करोड़ मिलने लग गए। वही नेहा कक्कड़ है, गाने का तरीका नहीं बदला। क्या बदला? क्या बदला? आप कमजोर नहीं हो,
मैं तो भाई साहब हर उस व्यक्ति की इज्जत करता हूं जो कोई भी काम करता है, जो सुबह घर से निकल रहा है, चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, जो व्यक्ति कोई भी काम करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है, उसको मैं मर्द कहता हूं। मर्द है। मैं कभी नहीं कहता कि वो व्यक्ति कमजोर है, उसका प्लेटफॉर्म कमजोर है, व्यक्ति कमजोर नहीं है। आप देखो शादी में जब आप नाचते हो, कोई बच्चा शादी में नाचता, कोई नहीं पूछता। वो बच्चे को डांस इंडिया डांस का मौका मिल जाए, टीवी पे चला जाए, दुनिया देख ले, जिस बच्चे को 10 रुपए नहीं मिलते थे वो 10 करोड़ का आदमी बन जाता है। क्या बदला? क्या बदला? नाचने का तरीका थोड़ी बदला है, मेहनत का तरीका नहीं बदलना मेरे भाई, मेहनत नहीं बदलना। वो मेहनत जहां कीमत दे वो प्लेटफॉर्म बदल देना, चाहे हमारा बदलो चाहे कहीं और जाओ, पर खुद को सस्ते में मत बेचो। तुम्हारी मेहनत करोड़ों में भी बिक सकती है। ये तो हम कह रहे हैं, और यही काम आप बाजार में जाके किसी से बोलो, हम तो जोर लगा रहे हैं पैसे कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ, पैसे कमा लो, और बाहर वाले कह रहे हैं तुम बर्बाद हो जाओ, तुम जीरो हो जाओ, रिश्तेदार तुम्हारी तरक्की से दुखी, पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से दुखी। अरे ये दुनिया दुखियों की है, यहाँ सुख बांटने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो हर आदमी को सुख बांटना चाहती है, और यही कीमत, हमारा पेस्ट लेते ही आपकी कीमत बढ़ जाएगी, साबुन लेते ही बढ़ जाएगी। और आज आप अपनी कीमत बाजार में लगाने जाओगे, अपने घर परिवार के लिए, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका कमाने जाओगे, सबसे पहले पूरा इंटरव्यू लेता है आपका, कितना पढ़ा है, कितनी डिग्री है, कहां एक्सपीरियंस है, किस जात का है, किस धर्म का है, कितने दिन हो गए काम करते हुए, बीए 30,000, बीटेक है 50,000, एमबीए 30,000, एमटेक है 50,000। हाँ है ना? उसे कोई मतलब नहीं तुम किराए के घर में रहते हो, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तुम्हारे माँ बाप बीमार है उनका इलाज कराना है। ये मतलबी दुनिया है, इसका कोई मतलब नहीं। मरो कटो साला कीड़े पड़े, तुम्हारे घर में कोई मरे जिए, वो अपने हिसाब से आपकी कीमत लगाता है। और इंसान इसीलिए हार रहा है, वो जब तक इंसान अपनी कीमत दूसरों से लगवाएगा वो इस जन्म में हारता जाएगा, और जिस दिन कीमत खुद लगाएगा वो इस जन्म को जीत लेगा। सब्जी के भाव बेच रहे हो आप खुद को, सब्जी के भाव, संजीव कुमार 30,000 रुपए किलो महीना, प्रणब पांडे 40,000 रुपए किलो महीना, जितेंद्र मौर्य 35। मतलब इसलिए पैदा हुए इस धरती पे हम। अरे मैं नहीं कहता आप विजेता बनोगे नहीं बनोगे, मैं नहीं कहता आप बड़े आदमी बनोगे नहीं बनोगे, जीतोगे नहीं जीतोगे, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर एक बार इस जन्म में आए हो तो बड़ा बनने की और कामयाब होने की कोशिश करके तो देखो। और मैं नहीं कहता हमारे यहां करो, हमारे यहां मत करो, मैं कोई कन्वेंस नहीं कर रहा आपको। कुछ भी करो पर कुछ बड़ा करो, कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, हमारा काम मत करो, पर अपने जीवन में आए हो, इस पृथ्वी पे आए हो तो कुछ तो ऐसा लिख के जाओ अपने घर में जो आने वाली 10 पीढ़ियां मिटा ना सके, चाहे कुछ भी करो। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? मैंने किसी को नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं तो कहता हूं भाई डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि कामयाबी में, मैं कब कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा नाम है, सम्मान है, पहचान है, मैं कभी नहीं कहता। मैं तो कहता हूं भाई दुनिया में बॉलीवुड स्टार को ज्यादा पैसा मिलता है, हमें तो कम मिलता है। क्रिकेटर बनो, एक्टर बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो, मैं कब कहता हूं आप डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि कामयाबी ये कहती है अगर इंसान तुझे मुझे प्राप्त करना तो 3 ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई लिखाई दे दे, उच्च शिक्षा दे दे, या टैलेंट दे दे इनबिल्ट, कोई गाने का, नाचने का, खेलने का, या पैसा दे दे और बड़ा हॉस्पिटल बना ले, स्कूल बना ले, होटल बना ले। कामयाबी कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है? आप कमा लो कामयाबी, ले लो कामयाबी, इतनी पढ़ाई करो। मैं तो कहता हूं पढ़ाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस करो, साइंटिस्ट बनो, देश का नाम बड़ा करो। मैं तो कहता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग करो, मैंने तो किसी को आज तक सलाह नहीं दी। मैंने कहा पहले दूसरे काम करके देख ले भाई, डायरेक्ट सेलिंग किसको करनी है?
अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी एक तरीका है बड़ा बनने का। इनबिल्ट टैलेंट, सिंगर, डांसर, बॉक्सर, क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, अरबों खरबों रुपए मिलेंगे। यहां से कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा। मैं कब कहता हूं। और अगर छोड़ो, ना पढ़े लिखे हो ना टैलेंट है, बड़ा पैसा लो, प्रयागराज में होटल बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, पैसे ही पैसा मिलेगा, नाम सम्मान पहचान सब मिलेगी। हाँ है ना। मैं तो उसी आदमी को कह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग कर, जिसको लगता है ना मैं पढ़ पाया, ना मेरे पास उच्च शिक्षा है, ना मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट है कि मैं कुछ स्टार बन जाऊं, और ना मेरे पास पैसा लगाने को पैसा है। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया सर, अब कामयाबी कैसे मिलेगी, उसी को बढ़ाते हम अपना हाथ, आ हमारे साथ, हम दिलाएंगे कामयाबी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कहती है ना तेरा पैसा चाहिए, 5 रुपए नहीं चाहिए, ना तेरा टैलेंट चाहिए, ना तेरा पैसा चाहिए, ना तेरी पढ़ाई चाहिए, ना तेरी उम्र चाहिए, ना तेरी जात चाहिए, ना तेरा धर्म चाहिए, ना तेरा जेंडर मतलब मेल हो फीमेल हो, गरीब हो अमीर हो मिडिल क्लास हो। कोई भी व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में सपने पूरे नहीं कर सकता, वो एक दुनिया में पक्का पूरे कर सकता है, और उस दुनिया का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में आई? तो भाइयों, मानसिकता बढ़ाओ, सोच बड़ी करो। बड़े बनो ना बनो, सोचो तो बड़ा। जब सोचोगे तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, माइंड वैसा ही रिएक्ट करेगा। आप कमजोर मानसिक रूप, शारीरिक रूप से आप कमजोर हो क्या? अंबानी के लड़के से कमजोर हो क्या? बताओ। टाटा के लड़के से कमजोर हो क्या शारीरिक रूप से? आपकी प्रॉब्लम क्या है? मानसिकता। और मानसिकता की प्रॉब्लम क्या है? जिस घर परिवारों में तुम पैदा हुए हो, जिन मोहल्लों में पैदा हुए हो, उन्होंने आपको मानसिक कमजोर बनाया है। इंसान मानसिक मजबूत कहां से बनता है? एटमॉस्फेयर से, माहौल से। अंबानी के लड़के ने कभी सोचा होगा मुझे फौज की नौकरी करनी है या मुझे टीचर बनना है? सोचा होगा कभी? बिरला का लड़का सोचेगा क्या कभी? ये हमारे लड़का क्यों सोचता है, हमारे बच्चे क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो कमजोर माहौल है। जब हम पैदा होते हैं कमजोर घर में पैदा होते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर, स्कूल कमजोर, मास्टर कमजोर, दोस्त कमजोर, रिश्तेदार कमजोर, पड़ोस कमजोर, माँ बाप की सोच भी कमजोर। बिरला कहेगा अपने बेटे को जा बेटा प्रोफेसर बन जा? बोलेगा क्या? क्यों? वो मजबूत सोच के लोग हैं, मानसिकता बड़ी है। तो ये कहना चाहता हूं कि एक बात याद रखना, तुम मानसिक कमजोर थे नहीं, पैदा नहीं हुए थे मानसिक कमजोर। इस माहौल ने तुम्हें मानसिक कमजोर बनाया है। अगर तरक्की करनी है तो कमजोर लोगों को छोड़ो, कमजोर मानसिकता से दूर आओ और मजबूत मानसिकता के लोगों को अपनाओ। तरक्की छक मार के तुम्हारे पास आएगी। करना चाहते हो? अरे तरक्की करना चाहते हो? शारीरिक रूप से नहीं टूटोगे तुम, जाग सकते हो, भूखे रह सकते हो, भाग सकते हो, यहां से टूटते हो। मैं तो कहता हूं झोपड़ी में घर सही, अगर किराए का घर सही, झोपड़ी में रहना सही, कोई दिक्कत नहीं। आज कमजोर है, किराए का घर है, पैसे नहीं है, लेकिन सोच मजबूत लेके निकलो। घर कच्चा हो लेकिन जब घर से बाहर कदम रखो तो महल बनाने की सोच लेके निकलो। एक दिन ऊपर वाला जरूर सुनता है, भगवान जरूर सुनेगा, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, रात को सोना, बिना अलार्म लगाए, बिना अलार्म लगाए सोना, 4 बजे उठना, ट्रेन है, सिर्फ सोचना, आंखें खुल जाएंगी। अरे खुलती है नहीं खुलती? अरे तुम्हारी सोच में बहुत ताकत है। तुम सोच के तो देखो, क्यों डरे हुए हो, क्यों घबराए हुए हो? नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो, मेरे से काम नहीं हुआ तो, प्रोडक्ट नहीं बिके तो, मेरे प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदे तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश करके देख ली, मेहनत करके देख ली, नहीं हुआ तो जैसा था वैसा रहेगा। आज कौन सा कलेक्टर है तू? और हो गया तो, हो गया तो सोचो, हो गया तो फिर क्या हो सकता है? हो गया तो सोच से इंसान मजबूत होता है। अब ये बताओ, तुम रात को सोए, सुबह 4 बजे उठने के बारे में सोचा, उठ गए। अरे तुम्हारी सोच कितनी ताकतवर है तुम्हें पता है? मनुष्य कितना ताकतवर है तुम्हें पता है?
मनुष्य की ताकत जाननी थी। तुम प्रयागराज में मिले, यहाँ इतने इतने संत महात्मा आए थे, ऐसे ऐसे चमत्कार करके चले गए जो एक मनुष्य आम जीवन में सोच नहीं सकता। हाँ या ना? अरे यहीं के रहने वाले हो ना, एक एक टांग पे खड़े होने वाले लगातार 10-10 दिन। इंसान को कमजोर समझते हो? इंसान शारीरिक कमजोर नहीं है, इंसान मानसिक कमजोर है। सोच की ताकत देखो कि तुम रात को सोए, सुबह 4 बजे उठूंगा और तुम्हारी आंखें खुल गई। सोचो, तुम्हारी मजबूत सोच कितनी ताकतवर है। अरे सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। ये मजबूत सोच जब मरे हुए इंसान को उठा सकती है, इस जगे हुए को कहां पहुंचा सकती है। रात को जाओगे सोने, अभी यहां से जाओगे ना, क्या सोचोगे? चलो सोते हैं। सोचते हो तब नींद आती है। ऐसे नहीं होता नींद आ जा, नींद आ जा, ऐसे नहीं होता। पहले सोचोगे, बेड पे पड़ोगे, सोते हैं। एक बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, माइंड रिस्पॉन्स करेगा। कब आंखें बंद हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। हाँ या ना? सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? सुबह उठना, सिर्फ सोचना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग जाएगी, बिना लगे लग जाएगी। हाँ है ना? 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, 4 दोस्त। एक कहता है रुक रुक रुक, बोला क्या हुआ? बोला टॉयलेट करना है। एक ही जाता है, 3 को नहीं लगा होता। फिर 3 कहते हैं चल हम भी आते हैं। कहां से आ जाता है पता नहीं चलता। इसी तरह जिस दिन तुम मजबूती से सोचने लग जाओगे, तरक्की कहां से आएगी, कैसे आएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तैयार हो? अरे बड़ा सोचने को तैयार हो? तैयार है प्रयागराज? अब हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अब हमारे मौर्या सर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। सर हमें ऐसे लगता है ये आपने महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं को 5 लाख डायमंड पे एक्स्ट्रा दे दिए, हर लेवल पे 10% दे दिए, आप महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचते हो। भाई इनकी परेशानी पता है ये किन परेशानियों में काम करती है? सुबह बच्चों को उठाती है, फिर उन्हें स्कूल भेजती है, फिर पति देव आ जाते हैं, फिर उनका ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर उनको ड्रेस देती है, फिर उसको ऑफिस भेजती है, फिर झाड़ू चौका बर्तन करती है, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग करने निकलती है। तूने कितने बच्चे पाल दिए बे? महिलाओं के तुम्हें समर्पण नहीं पता। और सुनो, ये टोपाज में आदमी ज्यादा आ रहे हैं, रूबी ज्यादा आ रहे हैं। आने वाले में समय में मुझे एसलीपीएस में बराबर की शक्ति चाहिए, महिला शक्ति बराबर की। तैयार हो? और मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहूंगा। प्लीज अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को काम करने से ना रोके, ना डरें, हिम्मत दें, साथ दें उनका। आज कोई महिला मुझे आके बता रही है कि सर मेरे पतिदेव काम नहीं करने देते। एक महिला बता रही है सर मेरा भाई मुझे काम नहीं करने देता। अरे थोड़ा सा मेंटल डेवलप हो जाओ, सशक्त नारी बनाओ। मुद्दा ये नहीं है आज तुम काम नहीं करने देते महिलाओं को। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कल शादी होके जाएगी, अगर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई तो साला रखेगा नहीं रखेगा, कल तलाक दे देगा, कहां जाएगी? अगर खुद सेल्फ डिपेंडेंट होगी तो 1000 बार बोलेगी हट, छोड़ता है तो छोड़, मैं कौन सा तेरे टुकड़ों पे पल रही हूं। और तुम अपनी बहन को कमजोर कर रहे हो, अपनी बेटियों को कमजोर कर रहे हो, और अपनी बहन को कह रहे हो ये बिजनेस मत कर, घर से मत निकल, लोगों के यहां मत जा, प्रोडक्ट सेल करने मत जा। बहुत गलत विचार हैं। इन्हीं गलत और संकुचित विचारों ने आज महिलाएं कमजोर रखी हुई हैं। आज हमारे देश की महिला घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि हमारे जैसे लोग उन्हें फ्रीडम नहीं देते। मेरी बेटी भी है, मैं फूल के कहता हूं बेटा अपने दम पे बड़ा बन, साला कभी किसी को टुकड़ों पे पलना ना पड़े। मेरी वाइफ है, सुबह जाती है, डेली काम करती है, फैक्ट्री जाती है, मैं कौन सा उसके पीछे पीछे रहता हूं। भाइयों याद रखना,
महिला सशक्त, परिवार सशक्त, समाज सशक्त और देश सशक्त। दूसरी बात, अब तो तू पति बना घूम रहा है, सोच के देख, तू नहीं रहा तो सोच के देख, आ तो तू कमा के ला रहा है और तूने अपनी वाइफ को अपंग बना रखा है, अपाहिज बना रखा है। तेरे कुछ हो गया तो फिर वो कहां कहां जाएगी, फिर क्या क्या करेगी, फिर कैसे भीख मांग के गुजारा करेगी, दुनिया के घरों में चूल्हे चौके बर्तन करेगी, साले ऊपर बैठ के अच्छा लगेगा, यहां मर्द बना घूम रहा है। जब अच्छा लगेगा, अरे भाई सुन, टिकनी थी तो टिक गई, भगनी थी तो पहले ही भग जाती, सीधी बात, समझे। रोका टोकी मत करो, कंधे से कंधा मिला के चलो और अपनी बेटी को, बहन को, बीवी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। इसमें वो गर्व महसूस करेगी और समाज आपका गौरव महसूस करेगा और आपको दोनों हाथों से सल्यूट करेगा। वाह क्या विचार का व्यक्ति है। तैयार हैं? महिला शक्ति तैयार है? बराबर की जंग के लिए तैयार है? प्यार से समझाना पति को, डांटना मत, नहीं तो मेरे पीछे लग जाएंगे, मुझे ढूंढेंगे दिल्ली में हमारी राइट। लेकिन नहीं, कभी ना कभी आपके बच्चे बड़े होंगे तो दूर रहेंगे ना, पढ़ेंगे तो भी दूर रहेंगे ना, है ना। आप इतने बड़े चौकीदार मत बनो, चौकीदार मत बनो, इनको बड़ा बनाओ। और यही मेरी सोच है कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर सबसे ज्यादा आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग से आएगा, डायरेक्ट सेलिंग से आएगा, डायरेक्ट सेलिंग से। आज हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या हैं? क्या लोगों को एक्सपीरियंस से जानना चाहोगे? अरे सुनना चाहोगे? अच्छा लगेगा, गट अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि आज किसी कंपनी को नहीं, किसी मंदिर को देख के आया हूं। मैं चाहता हूं जिन जिन के रिजल्ट आए हैं, जो भी लोग हैं यहां पर फटाफट आए। और ये आप ही के प्रयागराज के लोग हैं, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इनको कोई पैसे नहीं दिए, ये इनका फोन नंबर है, ये अपने बारे में बताएंगे, इनकी रिपोर्ट है, इनका घर है, मकान है, दुकान है, गांव है, जाके देखो कि एसलीपीएस कैसे काम कर रही है। अगर अच्छा लगे भाइयों, दिल से आवाज आए आत्मा से तो करना, वरना बिल्कुल मत करना। जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो तो एक एक करके हम जानते हैं। जानना चाहते हो? माइक दो। हम देखते हैं आप ही के लोग हैं। मैं पहली बार प्रयागराज आया हूं। देखो मजे की बात क्या है कि पहली बार प्रयागराज आया हूं तो प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं है। मेरे आने से पहले जब तुमने ये जलवे कर रखे हैं तो मुझे पता है मेरे जाने के बाद तो तुम आतंक मचा दोगे। जी मैडम आप बताइए। नमस्कार दोस्तों। हाँ जी बताइए। मैं प्रयागराज से रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीता सिंह है। मैं बीमारी से ग्रसित थी। मैं अपने बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ जो है। और मेरे ब्रेस्ट में सिस्ट था, उसमें से डिस्चार्ज आ रहा था। और मैंने तो इलाहाबाद में 2 साल से दिखाई, मुझे कोई वो नहीं हुआ था नहीं। और इसके बाद मैं 2 महीना जोधपुर गई, वहाँ भी दिखा के आई। डॉक्टर कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि डिस्चार्ज कैसे आ रहा है, मुझे एक टेबलेट भी नहीं दे रहा था। मैंने वहाँ से आई, फिर यहाँ इलाहाबाद में फिर दिखाई एमएच में, तो वहाँ का डॉक्टर मुझे तुरंत बोला आपके नी ट्यूमर है और ऑपरेशन के लिए आज ही एडमिट हो जाओ। तो मेरे हस्बैंड भी फौजी हैं, इतना जल्दी कहाँ से छुट्टी मिल सकती है। मैं बोली अगले दिन मैं एडमिट हो सकती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। जब मैं गई एडमिट होने के लिए तो वहाँ मुझे बेड खाली नहीं मिला। मैं वहाँ से वापस आई, बोला शॉर्टकट में बताओ। शॉर्टकट में मैडम, शॉर्टकट में, टाइम बहुत हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने बेड मुझे नहीं मिला है। मैं बोली चलो मुझे लखनऊ ले चलो। लखनऊ गई तो वहाँ का डॉक्टर भी मुझे समझ नहीं पाया किस चीज आपने हमारे क्या प्रोडक्ट लिए ये बताइए।
कुड़की डाक, क्लोरो डाक, गायनो डाक, पंचतुलसी। कितने दिन लिए? 3.5 महीना मैंने ली और मुझे 15 दिन में आराम मिल गया था। प्रयागराज 15 दिन में ठीक हो गए थे आप? मेरा 15 दिन में आराम मिला और 3.5 महीना मैं यूज की, मेरा एकदम आराम हो गया। अब ठीक हो आप? अब बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ, पहले आपने कितना पैसा खर्च कर लिया था? सुनना भाई, पहले कितना खर्च हो चुका था आपका घूमने फिरने में? बहुत पैसा खर्चा हुआ और मैंने सिविल में सारी जांच सिविल से कराती थी। लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, हजारों खर्च हुए होंगे। हाँ। यहाँ कितने हुए? यहाँ 40,000 45,000 खर्चा हुआ है। प्रॉब्लम देख रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया की नहीं, यूनिवर्स की पहली इथिकल कंपनी है जो लोगों के पैसे भी बचवाती है और जिंदगी भी बचाती है। थैंक यू मैडम जी। जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, पैर मत छुओ, जल्दी बताओ। सर मुझे हार्ट का वॉल्व मेरा श्रिंक हो गया था। हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो गया था सर। वॉल्व श्रिंक हो गया था। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गौतम। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ सर। लोको पायलट? नहीं, अच्छा, अभी मैं ओएस के पद पे हूँ सर। तो वॉल्व में क्या हो गया था? वॉल्व मेरा श्रिंक हो गया था, सुकड़ गया था। हाँ सुकड़ गया था। क्या बोला फिर डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं दिल्ली गया था, बड़े हॉस्पिटल में जांच कराया था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था। कितने पैसे मांगे थे? वो उन्होंने करीब 20-25 लाख की खर्च बताई थी। कितने पैसे की खर्च बताई? जोर से बोलो। 20-25 लाख की खर्च बताई थी। फिर क्या हुआ? ओपन हार्ट सर्जरी उन्होंने कहा था। फिर हमारे दोस्त संतोष कुमार दीपक जी जो आज रूबी स्टार भी बने हुए हैं, उनको मैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और आपको मैं सर, क्या प्रोडक्ट लिया आपने? मेरा क्लोरोडाक चलाया गया था, थंडर ब्लास्ट चलाई गई थी और अर्जुन स्टेट चलाया गया था और लिवोडॉक कार्डियोडॉक चलाई गई थी सर। हाँ, मतलब ये 4 प्रोडक्ट आपने लिए, आपको 30 लाख की ओपन हार्ट सर्जरी बताई। अब क्या सिचुएशन है आपकी? अब सर मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं 4 लाइनें आपको गा कर सुना दूं सर। सुना सुना दो। बादब बादब थाम लो दिल को सब, ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर, हे ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जा निसार। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जा निसार। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे सजदे की। जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा है तेरा जलवा जलवा। अब ये बताओ, आप कितने दिन में ठीक हो गए थे? मैंने सर, मुझे 6 महीने के लिए बताए थे, दिनेश सर जी हैं ब्लू डायमंड, उन्होंने बताया था सर। लेकिन मैं 8 महीने तक दवा चलाया था और मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे हूँ सर। 30 लाख बच गए? बहुत बच गए सर। ओपन हार्ट, मेरी जिंदगी बच गई सर। इससे बड़ी चीज मुझे क्या मिली सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब ये बताओ, क्या आप सब लोग हिंदुस्तानी हो ना? हाँ या ना? इस व्यक्ति के 30 लाख बचे, पूरा हार्ट ओपन होने से बचा। कितने हजार में? 20-30 हजार में। ये अच्छा काम है या बुरा काम है? आप बताओ एक आवाज में। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, अच्छा काम है, करना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, देश को बीमारी से और बेरोजगारी से मुक्त करना चाहिए। थैंक यू जी। मैडम बताइए फटाफट। सभी से मेरा राधे राधे सर। आपको राधे राधे। मेरा नाम है पिंकी पांडे, मैं शहडोल जिला ब्लॉक बुढ़ार से हूँ। सर मुझे 1 साल से हो गया था, मतलब मुझे ब्लीडिंग की समस्या हो गई थी, वो मेरा बंद नहीं हो रहा यानी था। प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। जी। तो मुझे क्या कहते हैं कि जैसे मैं हॉस्पिटल में दिखाई तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए बोली, जैसे बच्चादानी निकालना पड़ेगा। बच्चादानी उसके निकालना लिए। पड़ेगा। हाँ। जी। और वो मेरे अंदर खून की कमी इतनी हो गई थी कि मुझे सिर्फ 3 पॉइंट खून बचे थे। 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन। डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि इतना खून तो चूहे के होता है
उन्होंने मुझसे बोले आप कैसे मतलब सही चल बात के आ रही नहीं, हो। बहुत बड़ी बात है। 3 पे फिर- जिंदा नहीं रह सकते थे। हाँ, लेकिन मैंने 3 पॉइंट खून में भी बराबर काम ही किया है सर। मैंने कभी अपने आप में हार नहीं माना है। बाकी जब मेरे पास वो मेरी अपलाइन है अंजू मैम और रुचि मैम, वो मुझे आई और मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में समझाए, तो उन्होंने मुझे दिया एक गानोडॉक और एक वो इम्यूनोडॉक। जूस, अरे नहीं जूस क्या बोलते हैं उसको, बैरिडोक, नोनी जूस। हाँ। जी सर, नोनी जूस और 5 तुलसी। तो मैंने 5 तुलसी नहीं पिया सर, क्योंकि मुझे उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने दोनों प्रोडक्ट यूज किए और मुझे 1 महीने में ही रिजल्ट आ गया। 1 महीने में आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई? फुल रिजल्ट आ गया सर। सिर्फ मेरे मान लीजिए 2 से 2,500 हजार रुपए ही खर्च हुए। और पहले कितने खर्च हो चुके थे? पहले तो सर मैंने गिनती ही नहीं की है। ताली बजाओ। थैंक यू सो मच मैडम, गॉड ब्लेस यू। अब आगे, अभी ठीक हो आप? जी बताइए। प्रणाम सर, मेरा नाम सरिता पटेल है। मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ और मैं नहा के निकली, उसके 5 मिनट बाद ही मेरे पैर में सूजन आने अरे लगी। बाप रे। सर मेरा बायां पैर इतना ज्यादा फूल के गुब्बारा जैसे हो गया, कमर से लेके पूरा नीचे तक, कि लगता था कि फट जाएगा। उसके बाद मैं जो है, उस समय कोरोना भी चल रहा था। ये बात है आज 22 मार्च है, तो उस समय भी 22 मार्च ही था। आज 3 साल हो गया। फिर क्या हुआ? उसी समय मैं जब निकली तो फिर हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया, जहाँ पे मुझे कहीं एडमिट नहीं किया जा रहा था। फिर किसी तरह से एडमिट किए, 1 हफ्ते में हॉस्पिटल में थी। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने मुझे निकाल दिया, बोले कि आप घर जाइए या नहीं तो यहाँ आपको कोरोना हो जाएगा। फिर मैं घर आ गई तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर रमेश चंद्रा और इनके एक फ्रेंड थे डॉक्टर संतोष यादव जी, आज उन्हीं की बदौलत मैं इस मंच पे खड़ी हूँ कि थंडर ब्लास्ट और गायनोडॉक, यही 2 प्रोडक्ट मैंने लिया। अच्छा। वो भी मैं 3 महीने का कोर्स था। उन्होंने बताया कि बीमारी क्या थी मैडम? बीमारी का आप नाम- बताओ, ये डॉक्टर साहब ये बताएंगे, मुझे भी नहीं पता ज्यादा बीमारी, बताना। मैं 40 साल से BMS 40 BMS कर रहे हो आप? हाँ, क्या बीमारी थी इनको? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हाँ। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो गहरी आप वाली। डॉक्टर हो? जी सर। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? 40 साल से? 22 साल पतंजलि में रहा हूँ सर। अच्छा, 22 साल पतंजलि में भी रहे हो? जी अब बताइए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होती है? तो ये क्या होता है कि जो बड़ी वाली धमनी होती है पैर की, हाँ। आर्टरी, हाँ। उस आर्टरी में पूरा क्लॉट बन गया। ओके। एकाएक, और वो क्लॉट बन गया। क्लॉट बनने के बाद एकाएक स्वेलिंग आ गई। मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, कहीं कोई रिलीफ नहीं रहा। पतंजलि का भी किया, मैं तो डॉक्टर था, मेरे जितने मित्र थे सारे लोगों को मैंने दिखाया, लेकिन कहीं इलाज नहीं मिला। लोगों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करा दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा कि हो सकता है इनका पैर सो जाए हमेशा के लिए। हमने कहा नहीं, ऐसा ही ठीक है। हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव सर, वो जुड़े हुए, तो कहे भैया आप जुड़ जाइए। मैं नहीं जुड़ा। अपनी आईडी दे दीजिए, मैंने नहीं जुड़ा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी नफरत थी। लेकिन अब क्या मोहब्बत है? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। यही इतनी तो मोहब्बत। चाहिए था मुझे। और 11 साल पहले यही तो मिशन था मेरा। ये जितने डायरेक्ट सेलिंग से नफरत कर रहे हैं ना, इनका मोहब्बत में कन्वर्ट कर देंगे। सर हमारे बीच में हमारे गुरु कुलदीप मुदगिल सर बैठे हुए हैं। इनको मैंने आगरा में सुना। मैंने बहुत क्वेश्चंस लेके गया था डॉक्टर संतोष सर के साथ, और बहुत कुछ मैं जाऊंगा तो ये पूछूंगा, लेकिन सर का एक वाक्यांश मैंने सुना, मेरे सारे क्वेश्चंस डिसॉल्व हो गए, अपने आप डिसॉल्व हो गए। तो डॉक्टर साहब, मतलब ये जो डीप ये होती है, फिर इसका इलाज कम है? बहुत कम है ना? बहुत कम है सर, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। और हमारे 2 प्रोडक्ट से ठीक हो गई है एकदम। गायनोडॉक एंड थंडर ब्लास्ट आज भी मैं देता हूं, और मेरी आवाज आज 64 साल की उम्र में जो है वो 30 शॉट की आवाज है। हाय 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 डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू। आप जैसे अच्छे लोग देखिए 40 साल को आपको प्रैक्टिस करते हो। सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। इसलिए ये पहली कंपनी है जो ओपन पब्लिक को बुला के बात करती है। हमें पता है हमने कुछ गलत किया ही नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, एसलीपीएस पे दाग नहीं लगा सकती। ये बीमारी जल्दी होती नहीं है। तो सर आप जो है प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ। सर टोपाज बन चुका हूँ। अच्छा, अरे वाह, टोपाज बन गए हो, वेरी गुड डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते सर एक लाइन आपके लिए, केवल या सबके लिए एक लाइन। जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, जाम पर जाम पीने का क्या फायदा,
शाम को पिया है सवेरे उतर जाएगी। और एक जाम असली पियस का पी कर देखो यारो, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, खुशियों लव यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। जी अंकल जी। जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार बैस, मैं सीधी जिला रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश का। मेरा कमर में बहुत दर्द था, बहुत इलाज करवाया, वो ठीक नहीं हुआ। ये कहा मतलब बताए कि वो मैडम बताए कि वो आप दवाई लीजिए, आपका वो कमर ठीक हो जाएगा। मैंने दवा लिया और 1 महीना में अच्छा हो गया। क्या लिया था आपने? लिया था थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोडॉक और ये यार हमारे प्रोडक्ट याद सबको रहते हैं ना। वो लिए थे त्रिफला, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग करे ना करे प्रोडक्ट सारे याद है। लिवोडॉक और एक तुलसी लिए और मतलब 1 महीना के अंदर ठीक हो गया। 3 महीना हम उपयोग किए। अच्छा, आप यहाँ पर जो आए हो, आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो? जी करते हो जी, करने लगे आप भी? तब से करने लगे हम, मतलब ठीक हो गए तो हम करने लगे, मतलब रास्ते में मतलब 3 महीना से करने लगे। मतलब हमारा ये दूसरा लेवल हो गया है, तीसरा मतलब होने वाला है। क्या बात है, इसको कहते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग। लोग प्रोडक्ट से खुश हो, पैसा खर्च किया उन्होंने, उनको फायदा हो, उसके बाद वो प्रचार प्रसार के लिए निकले, इसे कहते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। जी लास्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं राजगढ़ मिर्जापुर जिला का रहने वाला हूँ, नीरज सिंह। मेरे इस तरफ पूरा दर्द खाने में पीने में आज 7 साल से था। क्या था इधर? जी पूरा भन मतलब जैसे न खा सके न पी सके न बोल सके। हमारी भेंट इनके सर और वंदना मैम से हुई और बोली कि यही दवा लीजिए, और मैंने मंजन, तुलसी, इम्नोडेक सब 5-6 दवा 6000 का दिए। दूसरी बार लिया हूँ और पहले जैसा मैं फिट हूँ। अभी ठीक हो गए आप? जी। कितने दिन में? डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोले थे। अच्छा, ऑपरेशन के लिए बोले थे? जी, MRI कराया, बहुत दवा, मतलब मैंने लगभग 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का? जी। और हमारे यहाँ कितने के लिए? अभी 12,000 का हुआ है। और उसमें आराम हो गया? जी। पूरा हो गया? पूरा। या थोड़ा बहुत बच रहा है? अभी बचा है थोड़ा सा। थोड़ा सा बचा है, वो भी हो जाएगा। जी। ताली तो बजा दो, दुआ दे दो। धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई आपकी मर्जी, ये आपके सामने, ये काम हमें करना है। और ये बहनें जितनी मेरी बैठी हैं, आपको आईडी बेचने नहीं निकलना है 100 SP वाली। इसके लिए जाओगे आप परेशान हो जाओगे। आप लोग पहले प्रोडक्ट से कंज्यूमर क्रिएट करो। 3 तरह का नेटवर्क बनाओ, एक कंज्यूमर का, एक अपने नीचे सेलर का, तीसरा नेटवर्कर का। जो डायरेक्ट सेलिंग करने वाली महिला होगी वो खुद चल के आएगी कि आपको क्या मिलता है। आपका काम है प्रोडक्ट लेके जाने, हर दिन 250 SP 200 SP लेके आने। आपको ये मतलब नहीं है जुड़ेगा ये काम करेगा, ना ना ना, काम करने वाले अपने आप पैदा होंगे। आपको SP बेचने हैं। अभी जैसे मिशन मलेशिया चल रहा है नहीं चल रहा? अगर मिशन मलेशिया में आप ये देखोगे मैं इतनी टीम बनाऊंगी तो आप घबरा जाओगे। इसी को दूसरे दिमाग से देखो कि क्या करना है। फ्रेशर ब्रॉन्ज को 250 SP बेचने हैं पूरे हफ्ते में, समझे? सिल्वर को 296 SP बेचने पूरे हफ्ते में, गोल्ड को 350 SP बेचने हैं मात्र, प्लेटिनियम को 400 450 SP बेचने हफ्ते के, एमराल्ड को 600 700 SP बेचने हैं, टोपाज को 7700 SP बेचने, हर दिन के 100 SP पूरी टीम में बिकने चाहिए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग को महत्व दो, सेलिंग को, डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग को महत्व दो। हमारा कोई भी फाइटर सुबह घर से निकले तो शाम को SP लेके आए, खाली हाथ ना आए। हर घर में चाहे साबुन हो, चाहे सरफ हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे राइस ब्रेन हो, जाएंगे तो कुछ तो दे के आएंगे। आर यू रेडी? मलेशिया आने के लिए कितने लोग तैयार हैं? मिशन मलेशिया की तैयारी है, प्रयागराज तैयारी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के इन पवित्र लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।